टेबल शेयर किया होगा आप Yes. लोगों के साथ सेट ऑफ Yes, प्रोसेसेस sir. का, राइट? So if we see that table, we can make it out that table depicts or relates to priority type of scheduling, है ना? उसमें एक प्रायोरिटी का भी कॉलम बना हुआ है जिसमें हमें प्रायोरिटीज, आई थिंक हम लोग ये क्वेश्चन को कल भी इसी टेबल को डील कर रहे थे। वहीं से बात शुरू कर रहे हैं जहां से हम लोगों ने कल छोड़ा था बात को। set of processes have been given with their specific arrival time, burst time and priority level. We are considering the P2 as having the highest priority and P4 is having the lowest priority. ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, we are considering that P2 is having the highest priority and P4 is having the lowest priority. Okay, so based on that we need to solve this out. हम लोग को एवरेज वेटिंग टाइम कंसीडर करना है। अगर इसको कल कोई सॉल्व किया तो वुड यू लाइक टू टेल द आंसर कि आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या आया है? सर नॉन प्रिम्पटिव मोड में मेरा 9 आया है एंड प्रिम्पटिव मोड में 7। ओके, क्या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमारा दोनों वे में काम करता है क्या? हाँ सर, एक्चुअली मैंने देखा तो वो प्रिम्पटिव नॉन प्रिम्पटिव दोनों दिखा रहे थे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। ओके, ठीक है। और तो इसका प्रिम्पटिव में कितना आया? प्रिम्पटिव में सर 7। 7, एग्जैक्टली 7। या सर एंड नॉन प्रिम्पटिव में 9। 9। ओके, जस्ट hold on. Any other answer? Anyone else? Sarita? नो सर। No. Okay, same answer आया। Okay, now what I'm trying to do over here is let us take the same प्रोग्राम, बस इसमें इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास सबका डिफरेंट अराइवल टाइम हुआ करता था, we are considering that each and every process has arrived at time interval 0. सारे के सारे प्रोसेस, all the 5 processes have arrived at time interval 0. ठीक है ना? तो वैसे टाइम में अगर हम इसको शेड्यूल करते हैं तो स्पेसिफिकली अगर हम इसको नॉन प्रिम्पटिव वे में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये हमारा जो प्रीवियस जो आंसर मिला था दैट इज 9 यूनिट टाइम, उससे कम हमें डिलीवर कर पाएगा या उससे ज्यादा लग जाएगा? क्वेश्चन समझ में आई प्रेरणा? यस सर। ठीक है, सो वुड यू लाइक टू ट्राई? ये सर गैंट चार्ट तो हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि तो उसका इम्पैक्ट, सारे उसका इम्पैक्ट तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम पे पड़ेगा तब तो। जी बिल्कुल। ठीक है ना, हम लोग को बस टेस्ट ये करना है आज, वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग द सेम थिंग कि क्या अगर हम सारे प्रोसेसेस को सेम टाइम पे अराइव करा देते हैं बिफोर वी स्टार्ट टू गिव द रिसोर्सेज टू एनी ऑफ द प्रोसेसेस, तो क्या उसका एवरेज वेटिंग टाइम पे इम्पैक्ट पड़ता है, यस और नो? सेकेंडली, अगर ये इम्पैक्ट करता है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है? पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब क्या, ये कंसिडरेबली एवरेज वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना चाहिए। अदरवाइज अगर नेगेटिव साइड में है तो क्या होगा कि हमारा एवरेज वेटिंग टाइम जो था पहले उससे ज्यादा आएगा। तो ये चीज हम लोग को देख लेना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि नॉन प्रिम्पटिव में ये सारे प्रोसेसेस एक साथ अराइव कर रहे हैं और एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सॉल्यूशन जहाँ पे हमारा एवरेज वेटिंग टाइम 9 यूनिट आया था, उससे कम अगर हमें मिल जा रहा है then definitely that is one more point that we must have an understanding of कि जब सारे के सारे प्रोसेसेस एक टाइम पे ही अराइव कर जाते हैं तो वहां पे हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी पे ही इंपॉर्टेंस रहता है, हमारा अराइवल टाइम फिर मैटर नहीं करता है। सो द अराइवल टाइम बिकम्स इमटेरियल। ओके, हमें बस वहां पे क्या करना है, अपने प्रायोरिटी को ध्यान में रख करके सॉल्व करना है। सो द मोमेंट दिस थिंग हैपेंस, उस टाइम में क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली वो नॉन प्रिम्पटिव ही बन जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली नॉन प्रिम्पटिव बन जाएगा।
रीजन क्या है समझते हैं। अगर सारे के सारे प्रोसेसेस एक ही टाइम पे अराइव कर रहे हैं, टाइम इंटरवल 0 पे, तो हम लोग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कौन से प्रोसेस को पहले इंपॉर्टेंस देंगे, बताइए। P2 सर। मतलब जिसका प्रायोरिटी हाई होगा उसी को हाईएस्ट होगा, उसे ही देंगे। सरिता बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर हम सारे प्रोसेसेस को एक साथ अराइव करा दे रहे हैं, तो वैसे टाइम पे हमारे पास क्या है, सिर्फ प्रायोरिटी को ही देखना है कि कौन सा है प्रोसेस का हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसको अलाउ कर देना है। तो जब वो 1 यूनिट टाइम चलेगा, तब तक भी तो सारे प्रोसेसेस अराइव हो चुके होंगे। फिर से बोल रहे हैं, जब तक वो 1 यूनिट टाइम अपना चलेगा, अपना काम पूरा नहीं किया, अपने 1 इंटरवल टाइम का काम कंप्लीट किया, तब तक में सारे प्रोसेस तब भी रेडिली अवेलेबल थे। लेकिन फिर बात आती है कि इन सभी प्रोसेसेस में एक तो जो रन कर रहा है और बाकी सब जो रेडी है, इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? अगेन जो रन कर रहा था उसी का प्रायोरिटी हाईएस्ट ही है। प्रायोरिटी डज नॉट चेंज। ओके, या ऐसा आ जाए कि यूजर एक इंटरप्ट मार दे, तो फिर प्रायोरिटी हो सकता है चेंज हो जाए, अदरवाइज प्रायोरिटी वोंट चेंज, एटलीस्ट इन दिस केस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। या पेंट विंडो विजिबल है? यस सर। यस। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं ऑन द बर्स्ट टाइम, सॉरी प्रायोरिटी पे देख रहे थे, प्रायोरिटी हाईएस्ट है, वो चला गया अंदर, प्रोसेस को रिसोर्सेज मिल गए हैं, वो अपना काम पूरा कंप्लीट करके ही निकलेगा। सो अगर हम अराइवल टाइम को अगर हम इममटेरियल कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि सारे प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव कर चुके हैं, सो ईच एंड एवरी प्रोसेस इज वेटिंग एट द रेडी क्यू, ठीक है, कि उसको रिसोर्स मिलेगा और काम स्टार्ट कर देगा, बट दैट प्रोसेस विल गेट द रिसोर्सेज फर्स्ट विच हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो जिसे पहले मिल गया है वो तब अपना पूरा काम कंप्लीट करके ही निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे और कोई नया प्रोसेस अराइव कर भी नहीं रहा है। अगर इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग रन करके देखते किस सिचुएशन में, जब सबका डिस्टिंक्ट अराइवल टाइम होता, जैसा कि अभी मैंने प्रॉब्लम शेयर किया है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैम ने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसका देखो गैंट चार्ट कैसा बनेगा, डू लेट मी नो अगर कोई मिस्टेक हो तो। ओके, आई एम नॉट स्टेटिंग वेदर दिस इज अ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, हम लोग डिस्कशन के बीच में देखते हैं हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास टाइम इंटरवल 0 है। 0 पे हमारा कौन सा प्रोसेस अराइव कर रहा है? सर P1। P1। बट क्या P1 का प्रायोरिटी हाईएस्ट है? नो सर। नहीं, तो क्या उसको अंदर जाने मिलेगा, रिसोर्स मिलेगा? हाँ सर, क्योंकि सर उसका अराइवल टाइम तो 0 है ना, तो वही तो सर पहले अंदर जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि सिर्फ इकलौता वही एक प्रोसेस है जो उस टाइम इंटरवल पे अराइव कर रहा है, और कोई और प्रोसेस है ही नहीं जो उसके हायर या लोअर प्रायोरिटी में हो, जो उसी टाइम पे सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं। सो यही एक रीजन है जिसके चलते हमारा जो एक नॉन हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, दैट इज P1, सो P1 विल गेट इनटू द गेट द रिसोर्सेज, ठीक है, और एक यूनिट टाइम अपना काम कंप्लीट करेगा, 0 से 1 तक चलेगा। तो जब ये 0 से 1 तक चला तो प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम कितना हो गया, घट करके 9 हो गया, कि उसने अपना एक इंटरवल टाइम कंप्लीट कर लिया। ओके, then again at time interval 1 we see that process P2 has also arrived, ठीक है, जब P1 अपना काम कर रहा था तो प्रोसेस P2 भी अराइव कर चुका है। अब इन दोनों में प्रायोरिटी लेवल हाई है P2 का, तो वैसे टाइम पे क्या होगा, P1 will release the resources, come out of the processor, and process P2 will enter the processor into the get the resources। अब ये अपना काम लेट्स से एक इंटरवल तक करता है, मतलब 1 से 2 तक।
तो अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया है प्रोसेस P1 का अब बर्स्ट टाइम बचा 9 यूनिट, प्रोसेस P2 का क्योंकि सिर्फ एक ही इंटरवल काम था, बर्स्ट टाइम उसका 1 था, तो P2 अपना पूरा काम कंप्लीट करके निकल गया। Now we see that process at time interval 2, process P3 has also arrived, है ना? तो नाउ अब अभी हमारे पास क्या है करंट लिस्ट में? प्रोसेस P1 है जो कि 9 बर्स्ट टाइम तक चलना चाहिए उसको, और उसका प्रायोरिटी 3 है, और प्रोसेस P3 भी अराइव कर चुका है जिसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 2 यूनिट्स है, लेकिन इसका प्रायोरिटी 4 है। तो बताइए इसमें कौन सा पहले आएगा? सर फिर से बोलेंगे? अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया आप अपना टेबल देखते जाओ, ठीक है? तब समझ में आएगा। अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया, प्रोसेस P1 1 यूनिट काम कंप्लीट करके बाहर निकला था, तो उसका यस सर। बर्स्ट टाइम जहाँ 10 था तो वो 9 हो गया अभी। नहीं। और सेम टाइम पे प्रोसेस P3 अराइव हो चुका है टाइम इंटरवल 2 पे, जिसका बर्स्ट टाइम 2 यूनिट्स है। हम्म, अब हमको देखना है दोनों का प्रायोरिटी लेवल किसका हाई है। तो टाइम इंटरवल 2 से कौन सा प्रोसेस अंदर जाएगा? P3 है सर सर। P3। वाई P3? सर टाइम इंटरवल पे P3 एंटर कर रहा है, बट प्रोसेस मिलेगा P1 को सर, क्योंकि प्रायोरिटी उसका 3 है, मतलब हायर प्रायोरिटी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सरिता, हम लोग प्रायोरिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है? ओके। अराइव मेरे पास दोनों प्रोसेस कर चुका है, P1 और P3 दोनों अवेलेबल है। दोनों में से किसे चुनेंगे? तो हमको ध्यान बस ये रखना कि हम कौन सा शेड्यूलिंग फॉलो कर रहे हैं, कौन सा एल्गोरिदम। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों का प्रायोरिटी देख लेने का है। तो प्रायोरिटी P1 का 3 है और P2 का 4, P4 P3 का 4 है। तो 3 और 4 में हम लोग हायर किसको रखें? 3 को हायर रखें। तो वंस अगेन P1 विल गेट द रिसोर्सेज। अब ये एक काम करेगा, ये 3 इंटरवल तक चलेगा, ठीक है? हम लोग एक-एक यूनिट चला करके देख रहे हैं बिकॉज़ ये प्रिमिटिव टाइप का है, तो हो सकता है हर एक इंटरवल पे वो फ्लक्चुएट करके अंदर-बाहर होता रहे। इफ नॉट तो हम लोग उसको कंटिन्यू करा देंगे। So now at time interval 3 we see P4 one more process has arrived. P1 हमारा रिसोर्सेज एक्वायर किया हुआ है, P3 वेटिंग में है, और अब P4 भी आ गया है। सो वी हैव 3 सेट ऑफ प्रोसेसेस। इनमें से P4 का देख रहे हैं प्रायोरिटी 5 है, P3 का 4 है और P1 का 3 है। तो क्योंकि अभी भी हाईएस्ट लेवल पे P1 ही है और P1 को मिला हुआ है, तो इट विल कंटिन्यू। P1 विल कंटिन्यू, ठीक है? कंटिन्यू करके ये क्या करेगा? लेट्स से हम इसको यहाँ से अच्छा लिख देते हैं, नेवर माइंड, हम फिर से 1 यूनिट चला लेंगे। फिर से लिख देते हैं। आप या तो कंटिन्यूएशन में लिख सकते हो या ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हो, नथिंग टू वरी। P1, राइट, दिस इज P1। P1 फिर 1 यूनिट चलेगा 4 तक। Now at time interval 4 we see one more process has arrived, P5। तो इससे पहले कि मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हम लोग को ये कहीं ना कहीं रफली लिख लेना चाहिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस रेडिली अवेलेबल हैं। अब P1 चल रहा है, इसके पीछे P2 लग गया था, P2 was there। P2 के पीछे कौन आया? P3, isn't it? सॉरी, P2 ने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया है ना? तो वी हैव P3, उसके पीछे आकर के लग गया P4, और अब उसके पीछे आकर के लग रहा है P5, ठीक है? और P1 तो अंदर रिसोर्सेज एक्वायर करके था ही। तो ये बात, ये जो अभी हमने जो 3 रिप्रेजेंट किया है, ये कब हुआ है? एट टाइम इंटरवल 4, जब P1 4 तक पहुंचा, तब तक ये 3 प्रोसेसेस अराइव कर चुके हैं, अवेलेबल हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, टाइम इंटरवल 4 से आगे क्या बढ़ेगा? तो यहाँ पे हमारा P5 एंटर कर जाएगा, इजंट इट? यस सर। ठीक है। वाई P5? बिकॉज इसका प्रायोरिटी बाकी तीनों प्रोसेसेस से P4, P3 और P1 से हाईएस्ट है। तो यहाँ पे P1 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे P5 will get into the processor,
ठीक है ना, क्योंकि P5 का अभी भी प्रायोरिटी हाईएस्ट है अपने पूरे सेट ऑफ प्रोसेसेस में, तो वो अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगा। सिंस ऑल द प्रोसेसेस हैव अराइव्ड, अब क्या है, हमको पता है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला अंदर चला गया है, अब वो पूरा काम कंप्लीट करके ही निकलेगा। आप इसको मैनुअली ट्राई भी कर लो, हर यूनिट टाइम के बाद, हर बार तो प्रायोरिटी तो चेंज नहीं हो रहा, इट इज रिमेनिंग एज कांस्टेंट, तो हमारा सिर्फ बर्स्ट टाइम घटता चला जा रहा है। So we don't have any issues with the burst time. We have the concern regarding the priority. तो प्रायोरिटी अगर मेरा कांस्टेंट रह रहा है, तो वो एक प्रोसेस अब क्या हो गया है, आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस हैव अराइव्ड, नाउ इट टर्न्स आउट टू बी नॉन प्रिमिटिव वर्जन। अब P5 अपना पूरा काम कंप्लीट करके ही बाहर आएगा। P5 के लिए क्या था, 5 यूनिट टाइम था, तो ये 4 से स्टार्ट करेगा और 9 पे आके रुकेगा। Am I clear? यस सर। यस सर। सरिता, ठीक है। अब इसी तरह से आगे बना लेते हैं, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं इसके एंड चार्ट को। तो अब कौन सा आएगा, P5 तो काम कंप्लीट कर लिया, अब किसे एंटर करेंगे? P1 सर। P1 बाय P1, सर क्योंकि अब उसके बाद उसका प्रायोरिटी जाता है, 2 के बाद अब 3 प्रायोरिटी। P1, P3, P4 तीन प्रोसेस अभी भी बच गए हैं, तो कौन सा किसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो वो P1 का ही हाईएस्ट है। अब हमको ध्यान इस चीज का रखना है, P1 जब 9 से एंटर करेगा तो कितना यूनिट टाइम चलेगा, बिकॉज P1 पहले भी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये कहाँ पे आकर के रुकेगा, कितने देर चलना चाहिए इसे, कोई बताइए। 16 पर आके रुक जाएगा सर। 16 पर यूनिट से के 7 यूनिट चलेगा। यस सर, 3 यूनिट वो चल चुका है। सरिता, योर आंसर? यस सर, ठीक बोल रही है, क्योंकि 3 यूनिट पहले हम लोग मतलब कर लिए हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो 3 यूनिट चल चुका है, 10 यूनिट टोटल चलने था, तो अब बचा 7 यूनिट, तो 9 से 7 तक चलाएंगे तो 16, isn't it? 16 के बाद हमारे पास क्या जाएगा, कौन सा प्रोसेस जाएगा? अब कौन सा प्रोसेस जाना चाहिए, P1 का काम कंप्लीट हो गया, नाउ टेल मी। P4 जाएगा या P3? P3, 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 P3। P3 P3 भी अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगा, बिकॉज उससे हायर प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस ना तो है और ना ही अब अराइव करने वाला, बिकॉज ऑल द प्रोसेसेस हैव अराइव्ड। सो P3 चलेगा, अपना जो बचा कुचा टाइम है P3 का। क्या P3 पहले चला था एक बार भी? नहीं, फर्स्ट टाइम चल रहा है। यस सर। तो P3 का 2 इंटरवल है, 2 यूनिट टाइम है, 16 से 18 तक चलेगा। ओके, P3 भी कंप्लीट हो गया, लास्ट बचा P4 भी पहले नहीं आया। P4, then P4 will complete, ओके। और ये कहाँ कंप्लीट कर रहा है, P4 का टोटल टाइम इंटरवल था 1 यूनिट, तो ये 19 पे आकर के रुक रहा है। See, one good thing about these Gantt charts is that एक क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का जितना भी वेरिएशंस ले लो, अगर आपने सही तरीके से बनाया तो सबका Gantt चार्ट एक ही टाइम इंटरवल पे आकर के रुकेगा। So Prerna, did you get the last time interval as 19 for your Gantt chart? यस सर, यस सर। ये चीज है, आप किसी भी वे से बनाओ, अगर प्रोसेस सही है तो वो 19 मतलब एक ही टाइम इंटरवल पे आकर के रुकेगा। दो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेसेस, चाहे वो प्रिमिटिव हो, नॉन प्रिमिटिव हो, जैसा भी अप्लाई कर लो, दोनों के लिए अलग टाइम इंटरवल लास्ट का एग्जिट टाइम नहीं देगा। अगर इस क्वेश्चन का मैंने प्रिमिटिव वर्जन बनाया तो 19 पे अगर रुक रहा है, तो इसी क्वेश्चन का नॉन प्रिमिटिव वर्जन भी 19 पे ही रुकेगा। हाँ, बीच के जो वैल्यूज है वो हमारे चेंज हो जाएंगे।
Okay, so the impact changes when we see that each and every process has arrived at different time interval, and when the processes are arriving at all at the same time interval. ठीक है, इस पे इम्पैक्ट पड़ता है. सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसी प्रॉब्लम को एक तो जो क्वेश्चन मैम ने शेयर कर दिया उसके थ्रू सॉल्व करके देखो. एवरेज वेटिंग टाइम क्या आता है, आई थिंक ट्रेनर ने सॉल्व कर दिया, फिर भी स्टिल ट्राई इट वंस अगेन सरिता. ठीक है। और इसी प्रोसेस को, इसी सेट ऑफ प्रोसेसेस को आप फिर से सॉल्व करके देखोगे व्हेन द टाइम इंटरवल इज सॉरी अराइवल टाइम इज 0 फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस. ऑल द प्रोसेसेस आर रेडीली अवेलेबल एट टाइम इंटरवल 0. तो हम उसमें कौन सा पिक करेंगे, अगेन क्या वो प्रिमिटिव रहेगा या नॉन प्रिमिटिव चलेगा. सो आई बिलीव सो कि व्हेन ऑल द प्रोसेसेस आर अराइविंग एट द सेम टाइम इंटरवल, देन वहां पे हमारे पास तो अराइवल टाइम का कोई बात रहा ही नहीं. ऑल द प्रोसेसेस आर अवेलेबल. अब हम वहां से क्या करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आई विल चूज और द सिस्टम विल चूज ऑटोमेटिकली दैट प्रोसेस विच हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. इसका मतलब है कि उस टाइम में सारे के सारे प्रोसेसेस जो मेरे चलेंगे वो सारे किस टाइप के होंगे, ऑल विल बी ऑफ नॉन प्रिमिटिव टाइप. ठीक है ना, समझ में आई बात. अच्छा, Yes, sir. Okay. So today we are going to finish this one up with the last one, that is round robin scheduling. Okay, so what is round robin scheduling? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है बहुत ही विनम्रता पूर्वक काम करता है. वो इस तरह का भेदभाव नहीं करता है जो कि प्रायोरिटी में होता था. इफ यू रिमेम्बर द प्रीवियस क्लास वी कंक्लूडेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कि इंडेफिनिट ब्लॉकिंग या स्टारवेशन में चला जाता है. जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसका चांसेस बढ़ सकता है कि उसको रिसोर्सेज मिले ही नहीं और टाइम बढ़ता चला जाए, और एक ऐसा टाइम आ जाए जब हमको उसको फोर्सफुली प्रायोरिटाइज करना पड़ जाए यूजिंग द कॉन्सेप्ट, यूजिंग द टेक्निक नोन एज एजिंग. ये चीज हम लोगों ने समझा था. अब हमारे पास एक और ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो कि बहुत ही नीटली एक एवरेज मेंटेन करना चाहता है by equally distributing the resources to each and every processes. हर प्रोसेस को वो रिसोर्सेज कुछ ना कुछ देर के बाद देता रहेगा, और जब भी देगा इक्वल अमाउंट का देगा. ओके, इक्वल अमाउंट का देगा. सो टुडे वी आर हैविंग द राउंड रॉबिन scheduling. In this type of scheduling, we are provided with a time quantum, also known as time slice. ठीक है, टाइम स्लाइस. अब ये क्या है टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस? एवरी प्रोसेस shall be provided with a fixed amount of execution time. ठीक है, बर्स्ट टाइम हम नहीं बोल रहे, एग्जीक्यूशन टाइम मतलब आपको 2 इंटरवल मिला है तो प्रोसेस P2 को भी 2 इंटरवल मिलेगा अपना काम कंप्लीट करने का. प्रोसेस P2 को 2 इंटरवल मिला है तो प्रोसेस P3, जितने भी प्रोसेसेस हैं ईच विल गेट एन इक्वल शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेस. बारी बारी से सबको मौका मिलेगा. इससे क्या होता है, इसमें एक चीज तो है कि हाँ, जो हमारे प्रोसेसेस हैं जो लो प्रायोरिटी वाले थे इन दैट सेंस, उनको भी चांस मिल जाता है कि ओके, although I am a low priority process, but still at the end of certain duration of time, I'll definitely get the resources. तो यहाँ पे गारंटी मिल जाता है कि हर प्रोसेस को रिसोर्सेज मिल के ही रहेगा. ठीक है, कि कब मिलेगा तो डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस, डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम क्वांटम. टाइम क्वांटम अगर बहुत छोटा है, 1 इंटरवल या 2 इंटरवल का, तो क्या है, जल्द से जल्द सबको मिलने का स्कोप है. बट द प्रॉब्लम लाइज अगर हम बहुत छोटा टाइम क्वांटम दे देते हैं, क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है बिटवीन द प्रोसेसेस, प्रोसेसेस का आना जाना.
तो इसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन टेबल भी मेंटेन करना कि एक प्रोसेस जो अंदर था वो बाहर गया, उसे नेक्स्ट रिसोर्सेज कब मिलेगा। फर्स्ट थिंग, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था जब वो बाहर निकला, तो प्रीवियसली जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए हैं उनका काउंट रखना कि इनका और कितना काम बाकी रह गया। एंड अगेन इफ यू हैव मल्टीपल सेट ऑफ प्रोसेसेस जो सारे के सारे वेट कर रहे हैं, तो उनमें किसको पहले चांस दिया जाए, प्रायोरिटी लेवल कैसे सेट किया जाए कि नहीं तुम पहली बार चलने आए हो, तुम वेट करो, तुम इससे पहले चल चुके हो, तुम पहले प्रायोरिटी मिल जाएगा। इस तरह से तो इससे पता ये चलता है कि क्या हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग नॉन प्रिम्पटिव होगा सिर्फ, या प्रिम्पटिव होगा, या दोनों हो सकता है। थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है इसमें, सबको एक इंटरवल टाइम इंटरवल के बाद डेफिनेटली रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कितने देर तक उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय द टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। सो इफ आई से दैट माय टाइम क्वांटम फॉर दिस प्रॉब्लम इज 3 यूनिट टाइम, ठीक है, 3 यूनिट टाइम अगर हम बोल दे रहे हैं, सो द एंटायर process or each and every processes whichever acquires the resources will work only for that 3 unit of time, उसके बियॉन्ड वो नहीं करेगा। 3 यूनिट काम किया, फिर बाहर निकल के दूसरा प्रोसेस को चांस दे रहा है, वो 3 इंटरवल तक अपना काम किया, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोसेस को चांस दे रहा है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसेस अराइव हो जाए जो जिसका जिसको सिर्फ एक ही टाइम इंटरवल तक चलना था, ठीक है, उसको टाइम क्वांटम दिया गया 3 यूनिट का, लेकिन उसे सिर्फ एक ही मोमेंट का काम करना था, उसका बर्स्ट टाइम 1 था लेट्स से, तब वहां पे क्या करेगा? 2 पॉसिबिलिटी है, नहीं सर उसको जितना टाइम क्वांटम मिला वो यूटिलाइज करके ही निकलेगा आइडल बैठ करके, या नहीं तो उसका काम हो गया और उसका काम बाकी रहा नहीं है, वो बैठ करके क्या करेगा, चलो दूसरे को रिसोर्सेज हम एलोकेट कर देते हैं। सो विच आउट ऑफ द टू यू थिंक इज द मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन? सर वो 1 यूनिट काम करके अपना रिसोर्स छोड़ देगा क्योंकि सीपीयू तो आइडियल बैठेगा नहीं। एग्जैक्टली। सरिता आपको भी क्या यही लगता है? यस सर, मैंने पढ़ा था। यस ओके सर। ओके, यस एग्जैक्टली दैट इज द थिंग कि अगर उसका टाइम इंटरवल अपना टाइम क्वांटम पूरा होने से पहले ही अगर वो अपना काम कंप्लीट कर जाता है, तो वो वहां से रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा और नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोसेसेस जो बाकी हैं वो अपना रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं एज पर देयर अवेलेबिलिटी। तो ये छोटा सा एक काम है, इससे पता ये चल रहा है कि हमारा जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो प्योरली किस टाइप का है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? सर सर प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव है इजंट इट, क्योंकि हर बार एक प्रोसेस को डेलिबरेटली निकाल दिया जा रहा है कि भाई तुम 2 यूनिट तक या 3 यूनिट तक ही चलोगे, निकल जाओ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, वो शुरू ही किया था 3 इंटरवल हुआ उसको निकाल दिया गया। तो ये टाइम इंटरवल हम लोग क्या करते हैं इसमें, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में एक तरह का बांध देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि भाई आपको इतने ही ड्यूरेशन तक ही ऑपरेट करना है और फिर ऑपरेट करके रिसोर्सेज को रिलीज कर देना है। हाँ, जब सारे के सारे प्रोसेस अराइव हो जाएंगे तब उसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे जो जहां से शुरू किए थे या जहां से वो सीक्वेंस निकला था। ठीक है, तो क्या ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा हम लोगों से? यस यस सर। सर। यस सर, एक दिन है राउंड रॉबिन का। यस सर। ओके ओके, सो हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल्स इसमें है या प्रीवियसली सॉल्व कहीं पे भी अनसॉल्व कहीं पे भी है, पिक द टेबल फ्रॉम दैट और उसके बेसिस पे सॉल्व करके देखना एंड बी श्योर टू ड्रॉ द गैंट चार्ट। देखिए गैंट चार्ट के बिना अगर आप सोचोगे नहीं हम ऐसे ही वर्बली मुंह जबानी काउंट करके हम बता देंगे, ट्रस्ट में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये हो सकता है आप एक बार कर दो ब्लफ करके, 2 बार 3 बार कर दो, लेकिन हर बार ऐसा करना ये फिजिबल नहीं है। Okay, so I think we are done with the scheduling of the resources, process scheduling. ठीक है,
ऑल्दो मल्टी लेवल शेड्यूलिंग्स भी होते हैं, बट आप लोगों के सिलेबस के बियॉन्ड है, सो विल स्टिक टू ऑल these 5 टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। ओके, शेड्यूल तो हम लोगों ने कर दिया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे बिहाफ में कर दिया है। रिसोर्सेज as their time arrives get the processes as their time arrive gets the resources, complete their task, release the resources, and again अगर उसका काम कंप्लीट हो गया है तो वो वेट करेगा, या अदरवाइज क्या करेगा, सॉरी अगर उसका काम कंप्लीट हो गया तो वो बाहर निकल जाएगा रिसोर्सेज रिलीज करके, अदरवाइज उसका काम पेंडिंग है तो वो वेटिंग क्यू या रेडी क्यू में अपना वेट कर सकता है कि उसका जब टाइम मिलेगा तो वो टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक यहाँ पे हम लोगों को मिलता है प्रोसेस के बारे में, क्योंकि हम लोग अब समझ गए हैं क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, रिसोर्सेज कैसे उसको मिलते हैं। तो एक टॉपिक यही से लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डेडलॉक। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द टर्म डेडलॉक? यस सर, आपने ही कभी यूज किया था डेडलॉक? ओके, ट्राई टू रिकॉल क्या होता है डेडलॉक में। सर वो कोई प्रोसेस अगर इनफिनाइट टाइम चले, वही था क्या डेडलॉक? याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। नहीं, काइंड ऑफ ओके, इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग जो प्रोसेस के बारे में पढ़े, एक प्रोसेस जब रिसोर्स एक्वायर करता है और अपना काम कंप्लीट करके रिसोर्स को रिलीज करता है, ये 3 बेसिक ऑपरेशन इसमें होते हैं। ओके, पहला ऑपरेशन क्या है, एक प्रोसेस जब उसका टाइम आ रहा है तो वो क्या करेगा, रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डालता है, इजंट इट, तो रिक्वेस्ट करता है। लेट अस से कि उसको रिक्वेस्ट के बाद रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो वो रिसोर्सेज लेके क्या करेगा, यूज करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। एंड वंस द यूजेज इज कंप्लीट तो वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। व्हाई इट विल रिलीज? बिकॉज इट बिलीव्स कि मेरे बाद कोई और प्रोसेसेस भी होंगे जिनको ये रिसोर्सेस चाहिए होगा, सो रिलीज कर दो। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल ऑपरेशन है। प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज, द मोमेंट इट गेट्स द रिसोर्सेज इट विल यूज them to evaluate anything और प्रोसेस समथिंग, और जब पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो वो रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है रिसोर्सेज को, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग के, जस्ट टू हैव अ बिलीव के मेरे पास कोई और प्रोसेस भी रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए आएंगे। अगर ये कॉमन सीक्वेंस हमारा बिगड़ जाए किसी अनवांटेड सिनेरियो के चलते या किसी अनवांटेड सिचुएशन के चलते, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग एक तरीके से डेडलॉक बोलते हैं। आई एम सेइंग कि एक तरीके से डेडलॉक बोलते हैं। लेट अस थिंक ऑफ अ सिचुएशन, शायद हम इस एग्जांपल को पहले भी डिस्कस किए हैं, आज एक बार थोड़ा खुल के डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस से देयर इज अ प्रोसेस P1 and then we have one more process, let's say P2.
We have 3 processes. Now we have 2 resources, let's say R1 and R2. ठीक है, 3 processes हैं P1, P2, P3, 2 resources हैं R1 and R2. What is happening over here is that while P1 is requesting for resource R1, resource R1 has been allocated to process P2. ठीक है, जब प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट डाला रिसोर्स R1 के लिए, सेम टाइम पे क्या हुआ, P2 प्रोसेस जो था वो रिसोर्स R1 को एक्वायर किया हुआ था, यूज कर रहा होगा मे बी. Now in order to complete its task, process P2 makes a request for resource R2. ठीक है ना, उसके P2 के पास रिसोर्स R1 है पहले से, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अपना काम कंप्लीट करने के लिए उसको मिड में रियलाइजेशन होता है कि ओके आई नीड वन मोर रिसोर्स, लेट्स से R2. सो इट मेक्स अ रिक्वेस्ट कि रिसोर्स R2 मुझे चाहिए. But operating system sees that resource R2 is being used, is being utilized, it has been captured by P3. तो अगर हम इसको फिर से संक्षेप में बता दें, there are 3 processes P1, P2, P3 and there are 2 set of resources R1 and R2. Process P1 in order to start its task is it makes a request for resource R1, but at the same time resource R1 has been allocated to process P2. Now, in order to complete its task, process P2 makes a request to resource R2. It makes a request for resource R2, but it sees that resource R2 has been acquired by process P3. This is the perfect example of what we call as a deadlock situation. P1 को चाहिए R1 अपना काम कंप्लीट करने के लिए, बट वो किसके पास है, P2 के पास है. P2 कब देगा R1, रिलीज कब होगा, जब वो बोल रहा है कि हमको R2 रिसोर्स मिल जाएगा तो हम अपना काम पूरा कंप्लीट करके दे देंगे. लेकिन उसको R2 क्यों नहीं मिल पा रहा, बिकॉज वो किसी और प्रोसेस के द्वारा हेल्ड अप किया गया, पकड़ा हुआ है. तो ना तो प्रोसेस P3 अपना काम पूरा करने के लिए R2 को रिलीज कर रहा है. अगर वो R2 रिलीज करता तो P2 का काम पूरा हो जाता. अब क्योंकि P2 का काम पूरा नहीं हुआ है तो इट इज स्टिल वेटिंग कि हम अपना पूरा काम कंप्लीट करके देंगे, जिसके चलते वो रिसोर्स R1 को रिलीज नहीं कर रहा है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ deadlock. Okay, so I'm not defining what is deadlock here. Yes, one more important aspect, yeah, one more important topic जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. There are certain minimum requirement, necessary conditions, we call it them as the necessary conditions. ये necessary conditions अगर applicable होते हैं किसी set of processes के ऊपर, then we say that those processes are under deadlock situation. So there are 4 necessary conditions. First one is mutual exclusion. Okay, if you're having a pen and paper, kindly note them down. First one is mutual exclusion. ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोल रहा है कि जब एक प्रोसेस, हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को एक्वायर कर लेता है तब वो रिसोर्स नॉन शेयरिंग मोड में चले जाना चाहिए. ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, वेलकम बैक टू द टॉपिक. जब एक प्रोसेस रिसोर्स को एलोकेट कर लेता है, उसे रिसोर्स मिल जाता है, तो वो प्रोसेस या वो रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन शेयरिंग मोड में चले जाने चाहिए. अब ये नॉन शेयरिंग एंड शेयरिंग मोड क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमारा जो काम हो रहा है वो शेयरिंग मोड में है, मतलब पब्लिक डोमेन में एक तरह का है, एवरीवन इज शेयरिंग इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर यूसेज. नॉन शेयरिंग मोड क्या है?
once I take the resources, I'll go away and don't try to make any request because I'm not going to release the resources. ठीक है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया कि हम उसको बता ही नहीं रहे हैं कि और ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप यूटिलाइज कर लो। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन वेयर द प्रोसेस व्हिच गेट्स द रिसोर्सेज मस्ट बी इन नॉन शेयरिंग मोड, नॉन शेयरिंग मॉडल। Second one is hold and wait. Okay, second important criteria for deadlock to occur is hold and wait. A process must be holding at least one resource. ठीक है, एक प्रोसेस एटलीस्ट एक रिसोर्स को तो होल्ड करके विथहेल्ड करके रखा ही होगा, और साथ ही साथ वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा या वेट कर रहा होगा एक नए सेट ऑफ रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए, ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर पाए। डेडलॉक उस वक्त मुमकिन नहीं है जब एक प्रोसेस को एक ही रिक्वेस्ट चाहिए, एक ही रिसोर्स चाहिए था। अगर उसको एक रिसोर्स के साथ एक और रिसोर्स भी चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए, लेकिन दोनों के दोनों रिसोर्सेज ही किसी किसी जगह पे फंसे हुए हैं। थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन। ओके, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है। सो नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है? अगर एक प्रोसेस को रिसोर्स मिल गया है, वो अपना काम कंप्लीट किए बिना नहीं निकलना चाहिए। अगर प्रीएम्पशन में रह जाए तो हमारे लिए तो बढ़िया है भाई, वो तो डेडलॉक कभी होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या बोला, नो प्रीएम्पशन या नॉन प्रीएम्पशन मोड में जाना चाहिए। And finally it has the circular weight. Most of the books, most of the publications do not mention about the fourth one. कई जगह पे 3 से भी काम चल जाता है, ठीक है, but still as a teacher I must inform that yeah there are 4 ways. Circular weight क्या बोलता है कि अगर लेट्स से 3 प्रोसेस था P1 P2 P3, P1 ने रिक्वेस्ट किया R1 के लिए, R1 है P2 के पास, P2 ने रिक्वेस्ट किया R2 के लिए जो है P3 के पास, एंड P3 ने रिक्वेस्ट किया एक और नए रिसोर्स के लिए R3 के लिए जो कि P1 के पास है। फिर से बोल दें सर्कुलर वेट को, या समझ में आ गया? सर आ गया। सर आ गया। ठीक है, मतलब जितने प्रोसेस है उतने ही रिसोर्सेज हैं, और हर एक प्रोसेस एक एक रिसोर्स रिलीज एक्वायर करके बैठा हुआ है, कोई रिलीज नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक में ही एक और सिचुएशन आता है जो हम लोग शायद कल की क्लास में कंप्लीट किए थे, दैट इज स्टारवेशन। यहाँ पे प्रोसेस को हम लोग खामखा जानबूझ करके या डेलिबरेटली हम लोग पीछे ढकेलते जाते हैं कि भाई तुम्हारा टाइम आएगा तब रिसोर्स एलोकेट तुमको कर दिए जाए। So we have moved quite a lot of topics in these last 3-4 consecutive classes. Consecutive class करने का फायदा यही होता है, ठीक है। Although I have skipped few of the theoretical aspects, but जो important concepts थे अपने numerical के regarding वो हम लोगों ने देख लिया पूरा, प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन दोनों टेक्निक का, ठीक है। और हम लोगों ने डेडलॉक स्टार्ट कर दिया है। I think after 1 to 2 classes, ma'am will share you all the preset notes, जो कि नोट्स से ज़्यादा मोर ऑफ अ क्वेश्चन बैंक जैसा रहेंगे, जहाँ पे यूजुअली विल गेट अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस अलोंग विद देयर प्रॉपर आंसर्स। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब वो मिल जाएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि ओके जब मिल जाएगा तब डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट फॉर 2 मोर डेज। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल डेडलॉक और स्टार्टेड डेडलॉक रादर। इसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझे, इसमें भी एक कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं, बैंकर्स एल्गोरिदम है, ठीक है, या डेडलॉक को कैसे अवॉइड करते हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सो मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, और इफ पॉसिबल अगर जरूरत लगा तो
जो 4 कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लिखा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, होल्ड एंड वेट होता है, नॉन प्रिम्पशन होता है। इसको हम लोग और फर्दर विद सम सॉल्यूशंस हम लोग सीख पाएंगे। So I think we are done with this today's class. Any doubt? No, sir. Okay. No, Try sir. to solve as many numericals as possible. Bring some good new questions अगर कोई doubts रहते हैं तो। Otherwise ठीक है, फिर practice चलता रहेगा। ठीक है? Okay, so that's it from my side. Have a good day. Bye bye. Thank you, Thank sir. you, sir.